प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी इसमें इसका यूज क्या होगा, इसमें क्या करना है, क्या करना अलग अलग होता बोलो हो गया। म्यू दिया है 10.5, सिग्मा दिया है 18, आपको 95% चाहिए तो z वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 95% का हाफ, राइट, कैसे बनेगा 95% का हाफ? लेट मी राइट डाउन। म्यू इज 10.5, परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं मैं, एंड सिग्मा इज 18. You want to find the 95% confidence interval. So, as I told you, 95% का आधा 0.475 और यहां से गिनोगे तो 0.5 ऐड हो जाएगा, तो you have to search for 0.9750. 0.9750 ढूंढेगा और ये दो साइड है ऐसा, बराबर। 0.9750 आप ढूंढोगे तो z वैल्यू क्या आएगा 1.96 आएगा। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो z का वैल्यू प्लस और माइनस 1.96 आ गया, राइट, एंड z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एल्जेब्रिकली इसको रीअरेंज करके लिखूं तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस और माइनस z इनटू सिग्मा, मतलब z की वैल्यू प्लस और माइनस है। तो 10.5 प्लस और माइनस 1.96 इनटू 18, तो एक बार माइनस करने का एक बार प्लस करने का, तो फिर जो आपके आंसर्स आएंगे वो है यहाँ पे -24.78 और यहाँ पे 45.78. These are the two values, right? मतलब 95% ऑफ द टाइम्स आपके जो रिटर्न्स है वो -24.78 से लेके 45.78 तक आएंगे, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 159 पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। आपको अभी इसका एक यूज बताया है, आपको इसका एक यूज बताया है, रॉयस फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरियन, ऐसा एक चीज बताया है, वो मैं समझाता हूं, राइट। So what it is, it is nothing but an application of normal distribution थोड़ा कलरफुल नाम है, रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरियन, राइट। तो शॉर्ट में RSF बोलते हैं,
रॉय सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरियन, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जब हमको सिलेक्ट करना हो ना इन्वेस्टमेंट कि कौन सा करें, तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। एक होता है कि उसका एवरेज रिटर्न देख के करो, एक होता है कि उसका रिस्क देख के करो। लेकिन रिस्क मतलब कौन सा रिस्क, तो अगर स्पेसिफिक हम ऐसा रखें कि भाई हमारा एक थ्रेशोल्ड है कि रिटर्न उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। सपोज आज मेरे पास 5 लाख है, आज मेरे पास 5 लाख है। अब मेरा जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर 1 ईयर इज 40,000। सपोज मेरा जो लाइफस्टाइल है या जो भी ऑब्जेक्टिव है वो मेंटेन करने के लिए 40,000 तो मेरे को कमाना ही पड़ेगा। 5 लाख का जो मेरा कॉर्पस है उस पे 40,000 तो एनीवेज आई हैव टू अर्न, अदरवाइज आई विल बी इन ट्रबल। तो ये एक मिनिमम रिटर्न हो गया आपका, isn't it? 40,000 upon 5 lakhs और एज अ परसेंटेज मतलब ये 8% आया, ये क्या आया 8%। तो मैं मेरे एडवाइजर को बोल रहा हूं कि भाई देख तुझे जो करना है वो कर, अपना रिटर्न 8% से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी इन अ बिग ट्रबल। तो सपोज देयर आर टू इन्वेस्टमेंट that are अवेलेबल, दो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, सपोज ए और बी। ए में एवरेज रिटर्न 10% है, या 10 नहीं 12% है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 20% है। इसमें एवरेज रिटर्न 14% है और स्टैंडर्ड डिविएशन 27% है। जनरली ऐसा ही होता है कि जिसमें रिटर्न ज्यादा उसमें रिस्क भी ज्यादा, राइट। तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए द आंसर इज रॉय सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरियन का फॉर्मूला क्या है कि एवरेज माइनस मिनिमम रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसा फाइंड करने का कि एवरेज माइनस मिनिमम अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सपोज इसके लिए मैं करूं तो क्या आएगा 12 माइनस 8 अपॉन 20, तो 4/2 मतलब 0.2 आया आंसर। और इसके लिए अगर करूं तो 14 माइनस 8 अपॉन 27, जरा बताओ क्या आ रहा है 0.22। तो जिसमें ये रेशियो ज्यादा है ना, जिसमें भी ये रेशियो ज्यादा है वो इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। तो वी विल गो फॉर दिस, हम इसमें जाएंगे, राइट। और इसका लॉजिक क्या होता है, ये 0.22 है ना, तो सपोज इतना इंफॉर्मेशन है कि एवरेज 14, ट्रांजेक्शन 27, मिनिमम रिटर्न क्या है 8। तो इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर रिटर्न विल बी लेस देन 8। तो क्या आएगा, अगर वो मैं फाइंड करूं जैसे हम हर बार करते हैं, ये मेरा एवरेज क्या है 14 है, राइट। और मेरे को क्या चाहिए 8 से कम, तो ये 8 है, उससे कम, तो इसका z वैल्यू करूंगा ना 8 माइनस 14 अपॉन 27, तो ये आंसर वही आएगा 0.22 है, वही आएगा, लेकिन माइनस में आ रहा है माइनस 0.22। तो टेबल में देख के बताओ माइनस 0.22 में क्या है प्रोबेबिलिटी। right? So this answer is 0.4129। मतलब अभी भी there is 41.29% चांस कि आपका रिटर्न 8% से कम होगा। लेकिन अगर इसमें करते ना तो ये फिगर कैसी बनेगी, ये जो आएगा ना इसका z वैल्यू है ना वो -0.20 आएगा,
और देखो -0.20 में क्या आंसर आ रहा है? 0.4207 0.4207 0.4207 है ना, तो फिर भी ये अच्छा है ना। हाँ। इसमें चांस ज्यादा है, इसमें चांस कम है। इसमें लगभग 42% चांस है कि खराब होगा, इसमें सिर्फ 41% चांस है कि खराब होगा। तो दिस वन इज बेटर। तो जिसका आरएसएफ हाई हो उसमें रिस्क कम है, तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू। ठीक है, फिर ओके, देखो बुक में इसका एग्जांपल दिया वो करो, वो देख लो, 3 दिए आपको एबीसी। पेज 160 पे जो एग्जांपल दिया वो कर लो। बोलो ठीक है। ऑनलाइन आगे जाएं। आउट ऑफ 3 एबीसी हाईएस्ट इज ए 0.5, राइट। और वो वाला पोर्टफोलियो सिलेक्ट करोगे ए, तो जो आपका मिनिमम रिटर्न है 3%, उससे भी कम जाने का चांस है, वो टेबल से आ जाएगा 0.3085, राइट, 30.85%। ओके ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ठीक है। ओके
ऐसा एक टेबल बना लो, यूजफुल रहेगा आपके लिए। जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, सपोज वो मैं x बोल रहा हूँ कि भाई सपोज x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें तकलीफ क्या है कि उसका जो शेप है ना ऐसा, तो उसमें ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना वो कहीं तक भी जा सकती है। तो खास करके जो लेफ्ट टेल है ना वो 0 के कम भी जा सकती है, मतलब नेगेटिव भी जा सकती है। तो प्रैक्टिकली इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, राइट? क्योंकि कई वेरिएबल्स कैसे होते हैं कि जो नेगेटिव नहीं जाते ना, तो वो लोगों का हाइट है तो नेगेटिव तो नहीं होगा, राइट? और फाइनेंस में खास करके प्राइस के भाव तो 0 हो जाएगा, 0 से कम नहीं जाएगा। तो वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम इन लोगों ने सॉल्व कैसे करा है कि मैथमेटिक्स में अगर x है ये, तो उसको e रेज़ टू x कर दो। e रेज़ टू x एक फंक्शन होता है जिसका वैल्यू 2.73 के करीब होता है। तो अगर e रेज़ टू x कर दो तो क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है ना वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो 0 से ही चालू होगा और फिर पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप कभी कैलकुलेटर पे करके देखना, सपोज x चाहे कितना भी नेगेटिव वैल्यू लो ना, x माइनस 1 लाख ले लो, लेकिन e रेज़ टू माइनस 1 लाख करोगे तो आंसर 0.0000 ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी नेगेटिव, इजंट इट? तो इसलिए ये जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लॉग नॉर्मल बोलते हैं। उसका पर्पस ये है, यूटिलिटी ये है कि वो 0 या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फाइनेंस में नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस जो होता है ना उसके लिए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न होता है उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बराबर? और मतलब इसमें तो सिर्फ थियरी आपको पता होनी चाहिए, देयर इज नो कैलकुलेशन। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक चीज है कि ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो दो टाइप के होते हैं। तो the rate of return are of two types. One is called discrete and another is called continuous. तो मैंने जो अभी देखा था, लिखा था ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न, तो वो रिटर्न जो होता है ना वो कंटिन्यूअस वाली सिस्टम होती है। तो उसका इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। अगर डिस्क्रीट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r बाय 100 रेज़ टू n, राइट? लेकिन अगर हमको कभी बोले कंटिन्यूअस रेट ऑफ रिटर्न या कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, fp इज इक्वल टू pv इनटू e रेज़ टू rn या rn बाय 100। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। और इसका एक एग्जांपल दिया है, वो करते हैं। तो लॉग नॉर्मल go to page number 162 में जो नीचे दिया है, और उसमें और कोई फार्मूला मत याद रखना, मैंने जितना लिखा है वही याद रखना, ठीक है? वो पेज पे और सारा जो लिखा है ना उसकी जरूरत नहीं है। A stock was purchased for $100 and sold 1 year later at 120। 100 में लिया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 100 है,
नीचे 120 में मतलब फ्यूचर वैल्यू, और 1 साल बाद मतलब n इज 1। ठीक है, हमको फाइंड करना है r, तो 120 इज इक्वल टू 100 इंटू ई, r फाइंड करना है, n1 है, बराबर। तो ये 100 डिवीजन में चला जाएगा, तो 1.20 इज इक्वल टू ई रेज टू आर बाय 100। अच्छा, यहां से आपको ई निकालना है, तो यहां आपको ln डालना पड़ेगा, तो ln 1.20 इज इक्वल टू आर बाय 100, और कैलकुलेटर में 1.20 टाइप करो और फिर ln होगा उसको प्रेस करो। वन पॉइंट 20 तो 0.1823 आ रहा है, तो r by 100 is 0.1823, so r is 18.23%. This is your continuously compounded return. ये क्या हुआ, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रिटर्न हुआ। ऑनलाइन सब ठीक है? ओके, सर अगर ये एलसीसी नहीं होता तो अपने को लॉग टेबल देखना, जैसा आपने नेट टेबल देखा। हाँ उसकी टेबल होती है। ओके, फिर एलओएस 9P जो है नेक्स्ट पेज पे 163 पेज और 164 पेज, दो टाइप के सिमुलेशन लिखे हैं, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एंड हिस्टोरिकल सिमुलेशन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अपना जो फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोग तो कभी कभी करते हैं, तो उसमें मेरे पास मतलब स्टूडेंट्स को मैंने जो करवाया था एक्सेल शीट्स है, तो वो मैं अपने ग्रुप्स में भेज दूंगा। कई बार क्या होता है फाइनेंस में सिमुलेशन करना काफी फायदेमंद होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमुलेशन? अगेन नो कैलकुलेशंस, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन इज इक्वल टू कॉपी या कॉपिंग ऑफ सम प्रोसेस, isn't it? सपोज पायलट बनना है आपको, वो पहले से आपको एयरप्लेन नहीं दे देंगे, आपको फ्लाइट सिमुलेटर में बिठाएंगे, उसमें से स्क्रीन होता है, कंट्रोल्स होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, नॉट द रियल थिंग, राइट? और फिर उस पे आप ट्रायल एंड एरर करके देखो, तो वो फिजिकल चीज है। सिमिलरली फाइनेंस में कई बार क्या होता है कि रियलिटी क्या होगी हमको नहीं पता है। आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल कि आई वांट टू फोरकास्ट माय रेवेन्यू, मेरे को रेवेन्यू फोरकास्ट मेरा करना है, माय रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फी रियलाइज्ड पर स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल, कितने स्टूडेंट्स आएंगे और अलग अलग कोर्सेज होते हैं, राइट? तो एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज कितना मेरे को फीस देगा, ये दो वेरिएबल है। अब सपोज 2020 खत्म हुआ, 2021 अभी चालू हुआ है, एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये 12 महीने में मेरे रेवेन्यूज कितने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिमुलेशन यूज कर सकता हूं, और ये जो फॉर्मूला है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल। दिस इज अ मॉडल, वेरी सिंपल मॉडल, बट दिस इज अ मॉडल, राइट? और एन और एफ क्या हुआ? इनपुट वेरिएबल हुए, ये दो क्या है? इनपुट वेरिएबल है, राइट? और ये क्या है? आउटपुट है, हमको इंटरेस्ट आउटपुट में है। अब इनपुट के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो देयर आर टू मेथड्स, या तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन या हिस्टोरिकल सिमुलेशन, बराबर? तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मतलब क्या कि इट्स अ मोर मैथमेटिकल अप्रोच,
कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैं ऐसा अज्यूम करूं कि इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। और एक्सेल में ऐसा फंक्शन होता है, एक्सेल में ऐसा फंक्शन होता है कि उसको मैं बोलूंगा ना कि एवरेज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, एंड आई विल टेल एक्सेल जनरेट 100 वैल्यूज। ठीक है, 100 वैल्यू जनरेट करो। तो एक्सेल मुझको 100 वैल्यू देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, which will follow normal distribution with this parameters, बराबर। और फिर फी, तो फी पर स्टूडेंट, तो उसमें कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज मैं कंप्यूटर को क्या बोलता हूँ, एक्सेल को, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मिनिमम फी 10,000 है, मैक्सिमम फी 40,000 है। तो इसमें भी सपोज यू जनरेट 10 डिफरेंट वैल्यूज, 10 या 100 या जो भी, ठीक है, बट अलग अलग वैल्यूज जनरेट करो, राइट। तो मेरे पास 100 एन होंगे और 10 एफ होंगे, और रेवेन्यू 1000 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास। यस और नो? रेवेन्यू के लिए 1000 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, और जब 1000 अलग अलग वैल्यूज आ रही है तो मैं बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाऊंगा कि हाँ भाई मेरा जो रेवेन्यू है वो ऐसा कुछ दिखेगा कि मिनिमम 5 लाख होगा, मैक्सिमम 20 लाख होगा, राइट, लेकिन एवरेज से 12 लाख होगा। 5 लाख या उससे कम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फाइंड कर सकता हूँ, राइट। तो वो सारी चीजें मैं सिमुलेशन से पता कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड मोंटे कार्लो सिमुलेशन। तो क्या बोलते हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन। और दूसरा जो होता है वो हिस्टोरिकल सिमुलेशन है। तो हिस्टोरिकल सिमुलेशन में तो क्या होगा कि ये जो दो वेरिएबल है ना, एन और एफ, तो सपोज मैं 50 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और हर एक साल का मैंने रिकॉर्ड किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं, फी पर स्टूडेंट कितनी होती है। तो पिछले 50 साल का मेरे पास है, मतलब इसके भी 50 वैल्यू है और इसके भी 50 वैल्यू है। तो फिर इसमें से रैंडमली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, एन और एफ में रैंडमली ड्रॉ करूँ हिस्टोरिकल डेटा में से कि कभी एन 30 था तो एफ इतना था, कभी एन 70 था तो एफ इतना था। तो जस्ट बाय रैंडमली पिकिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल वैल्यूज आई कैन अगेन क्रिएट कॉम्बिनेशन। तो अगर वो अप्रोच है तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन। मतलब अगर हिस्टोरिकल डेटा आपके पास बहुत अच्छा है तो वो भी यूज कर सकते हो, और अगर हिस्टोरिकल डेटा ज्यादा नहीं है तो फिर मोंटे कार्लो सिमुलेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन है बहुत अच्छी चीज, लेकिन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लो और उसमें एवरेज और ये सब क्या लो, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। वो अगर गलत करोगे ये तो फिर रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। समझ में आया? आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज एक्चुअली इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन का काफी यूटिलिटी होता है। ठीक है, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो 163 164 जो दिया है पढ़ लेना और क्विज चालू करो। स्टार्ट सॉल्विंग द क्विज।
देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है, रॉय सेफ्टी फर्स्ट है, पहले में मिनिमम रिटर्न 4 लेना है, और देखो सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है आंसर, ए बी या सी, सी आ रहा है, और फिर रिटर्न 0 लेना है मिनिमम रिटर्न, तो हाईएस्ट कौन आ रहा है, सी आ रहा है। क्या लेंगे? नहीं, थ्रेशोल्ड 2 है, ये दोनों नहीं है, ये और ये अपने एज्यूम करते हैं कि यूज को अपने एज्यूम करते हैं कि समझा नहीं समझा? हाँ, साल भी वही करवाएंगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, अपने को म्यू 2 चाहिए, अपने को म्यू 2 चाहिए, तो कवर अप क्या करना है, 2% तो वही होगा, और कुछ वही और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सर्किट ट्रायल नेटवर्क यस हो रहा है, थर्ड में सेफ्टी फॉर 1.3 दिया है, तो सिंपली यू हैव टू लुक एट Z टेबल, उसमें -1.3 देखने का, आप लोग जो ना ये सेफ्टी फर्स्ट का है आंसर, एक Z वैल्यू आपको मैन्युअली भी करना है तो कर सकते हो, बट पॉइंट इज आप भी मतलब बेवस हाँ स्टैंडर्ड ये है, बस हाँ तो इसलिए 1.3 जो दिया है वो सीधा यूज करो, मतलब Z टेबल में -1.3 देखो क्या आ रहा है, because you always left hand side, 0.9 9.68. हाँ मतलब फाइनल आंसर 9.68 आएगा, करेक्ट। नहीं सर, क्या क्या होता है समझा नहीं, सेफ्टी सिंपल फॉर मतलब रेशियो होता है सेफ्टी फॉर रेशियो 1.3 है, तो वही Z होता है, तो वही Z होता है, लेकिन नेगेटिव, हाँ तो -1.3 Z वैल्यू देखने की, हाँ, तो वो अपना आंसर है, ये टेबल में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टफॉल रिस्क ऑफ, वही मतलब वही जो आंसर आएगा वो शॉर्टफॉल रिस्क है, ये जो आपका थ्रेशोल्ड रिटर्न 2% है, उससे भी कम होने का चांस कितना, ओके, वो टेबल में देखेंगे मतलब -1.3, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, हाँ तो -1.3 के लिए जो आ रहा है आंसर सीधा, अगर नेगेटिव टेबल देखोगे तो 0.09680 होगा, है ना, सो 9.68% इज योर आंसर। फिर
फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव आउटकम इज 0, करेक्ट। फिर जो फिफ्थ है वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाली फॉर्मूला आएगी। इनिशियल प्राइस 20 था, फिर 23 हो गया एक साल में, तो 23 is equal to 20 into e raised to r into 1 by 100, so 23 by 20 1.15 is equal to e raised to r by 100, इसका ln 1.15 का ln ले लो तो हाँ मतलब 13.98%, that will be the answer। और 6 भी ऐसा ही है, स्टॉक डबल्ड इन वैल्यू लास्ट ईयर, तो अज्यूम कर लो 100 का 200 हो गया, राइट। 200 इज इक्वल टू 100 ऐसा, तो 2 के लिए देखने का मतलब ln2, राइट, तो 69.3% आएगा। कैलकुलेटर में ln2 करोगे ना, you get 0.693 समथिंग। और जो 7th है, using hypothesized parameter values and random number generator, तो hypothesized parameter मतलब assume कर रहे हैं, historical data नहीं है, तो that is Monte Carlo simulation। Online all of you? Okay, so that is the chapter। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसी क्वेश्चन में गलती करेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे भी आएंगे और डिफिकल्ट भी आएंगे, टाइम सेविंग भी होता है और मार्क सेविंग भी होता है। सर आईएम पैटर्न वाला में तो इंटरव्यू का ही आइडिया मतलब थ्योरी का क्वेश्चन मतलब टेस्ट में बोर्ड में क्या एग्जाम मंडे ना। हाँ, दिस इज द चैप्टर। नहीं ये जो मेरे वीडियोस से है अपनी टेस्ट एक एक्सेल में टेक्निकल एनालिसिस, बस दैट्स इट। दे विल आस्क यू some kind of a